वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तस्लीम जी की मैसेज पड़ी थी, जहाँ यूट्यूब बाबा ने उन्हें ऊपर कुछ चीज़ें डाल दी। चलो कोई बात नहीं, इंतज़ार करेंगे उनकी स्टोरी का। सोचने का सवाल तो यही है कि उनकी स्टोरी आएगी या नहीं, लेकिन हो सके तो दूसरे चैनल पर ही स्टोरी अपलोड कर दे, क्योंकि अब तो इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग हो रहा है यार। इसकी एंडिंग क्या होगी, किसकी कुर्बानी होगी, किसकी नहीं होगी, इसके सोचते सोचते सर पटा जाता है भाई कि स्टोरी के आगे क्या होने वाला है। लेकिन चलिए छोड़िए इस बात को, इंतज़ार रहेगा कि कब स्टोरी आएगी। अपना स्टोरी शुरू करते हैं। आप सुन रहे हैं मेरी न्यू स्टोरी, जिसका नाम है पहली नज़र की मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच मेरे साथ देने के लिए। थैंक यू एवरीवन। वहीं से जहाँ से छोड़ा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और तुम ऑफिस टाइम पे यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना काम किए बिना। मैंने अपना सारा काम कर लिया है बॉस, मैंने अपना सारा काम कर लिया। इस वक्त मेरी बीवी को मेरी ज़रूरत है, तो मैं अपनी बीवी को देखने आई हूँ 10 सेट। और तुम इस हॉस्पिटल में फिर क्या कर रही हो? कहीं तुम लोग घूमने के लिए यहाँ आई हो? सीरियसली, लोग पार्किंग जाते हो, होटल जाते हो और कहीं और जाते हो, और तुमने मेरी वाइफी को इस हॉस्पिटल में लाई हो। इस हॉस्पिटल में क्या करने आई हो तुम? हाँ, क्या करना चाहती थी तुम इसके साथ? बोलो। जस्ट शट अप, मैंने कहा ना शट अप। मेरी दादी आई है। दादी? वो पलट के बेड की तरफ देखती है तो देखती है वहाँ पर एक लेडी लेटी हुई है। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसे देखने के बाद वो अपने हाथों से इशारा करती है, उसे अपने पास बुलाती है। तो पहले वो रोशनी को देखती है, फिर वहाँ पर उस कमरे में एक और बुजुर्ग इंसान थे, उसे देखती है, और साइड में एक और इंसान को देखती है। उसे देखने के बाद उसे ऐसा लगता है उसे कहीं देखा है। कहाँ? याद नहीं आ रहा, लेकिन देखा है, ये याद करने की कोशिश करती है। तो इस चीज़ को इग्नोर करती है। वो रोशनी आ जाती अपनी दादी के पास। तो कहती, दादी क्या हुआ, इसे बुलाओ मेरे पास। आप इसे जानती है? जानने की कोशिश कर लूँ। कौन है ये बच्ची? और जिस तरह से तुम्हें सर से लेकर पाँव तक देख रही, जैसे कि उसे डर है कि तुम्हें कुछ हो न जाए। ऐसी कोई बात नहीं, ये एक पागल है, इंसान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक्सक्यूज़ मी, मैं पागल हूँ? हाँ हूँ मैं पागल, आपकी पोती के लिए पागल हूँ। हाय, मेरा नाम फिज़ा है और मैं आपकी पोती की बीवी हूँ, और ये मेरी बीवी है। तो कहती है, इसकी शादी तो उस इंसान की तरफ देखती है। हाँ, होते होते रह गई, मेरे होते हुए तो नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आपकी पोती की जिम्मेदारी मेरी है, और मैंने जिम्मेदारी अपने मोम से वादा लेने से पहले ली थी। अब तो मेरी मोम का सपोर्ट मेरे साथ है, तो मैंने अपनी मोम से सर की कसम खा के कही है कि फ़िज़ा के होते हुए रोशनी को कुछ नहीं हो सकता, ना उसकी बहन को कुछ हो सकता। जितना भी दुश्मन करे कोशिश, उनके एक बाल को भी टच नहीं कर पाएंगे। और उस दोनों इंसानों की तरफ देख कर कहती है, वो इंसान घूर के उसकी तरफ देख रहा था, तो गुस्से से वहाँ से चला जाता है, कुछ किए बिना भी। लेकिन एक नज़र जाते हुए मिसिस गरेवाल की तरफ ज़रूर देखता है, जैसे कि वार्निंग दे रहा है अपनी आंखों से। और ये नज़रों के इशारे समझ जाती है फ़िज़ा आती है उनके पास और कहती है, आप मुझे बुला रही थी? तुम बहू उसकी तरह दिखती हो, बिल्कुल उसी की तरह दिखती हो। अच्छा, मोम, मेरी नानी कहती है मैं अपनी मोम पर ज़्यादा गई हूँ, और मेरी आंखें बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं। हाँ, तुम्हारी नानी शायद सच कहती है। आप मुझे जानती हो? शायद नहीं, लेकिन शायद हाँ भी। तुमने रोशनी से शादी की है, उसकी हिफाजत करोगी ना तुम? उसे कुछ होने तो नहीं दोगी ना? रोशनी हैरान थी, अपनी दादी की तरफ देख रही थी, जो उससे इस तरह से प्यार से बात करी जैसे उसे जानती हो या नहीं। वो आती है अपनी दादी के पास, दादी आप ये क्या कह रही हैं, और ये मेरी हिफाजत क्यों करेंगे? मैं खुद इतनी कंफर्टेबल हूँ कि मैं अपनी और अपनी बहन की हिफाजत कर सकती हूँ। तो उसकी बात को काटते हुए कहती है फ़िज़ा, एक ठंड रखना वाइफी, ठंड रख, क्यों गड़बड़ कर रही है? हम अभी फ़िलहाल तो बातें कर रहे हैं, तो बड़े बड़े बातें करते हैं, छोटे बच्चों को बोलने की इजाज़त नहीं है। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, ठीक है, आप मेरी वाइफ ही हैं, कुछ भी बोल सकती हैं, हमें इसे रोक नहीं सकती ना। वो क्या है ना, हस्बैंडों की वाइफों के सामने चलती थोड़ी है। मेरी भी नहीं चलती अंकल, आपकी चलती है आपकी वाइफ के सामने? तो इंसान सिर्फ उसे घूर के देख रहा था। तब वो कहता है, तुम कौन हो और ये क्या है? तुमने कहा था तुम टीना से शादी कर रही हो, और ये वो मैं आपको बताना चाहती थी, बट दादी की तबीयत की वजह से वो
क्या मतलब, वो सारी बातें बताती है। तो वो खड़ी हो जाती, घूर के उस लड़की को देखते कस के थप्पड़ मारती है। थप्पड़ इतनी ज़ोरदार लगती है फिज़ा को, फिज़ा बेड की साइड में गिर जाती है। इससे पहले वो फिर से उसका उठा के उसे मारने वाली थी, तो उनकी वाइफ ही कहती है इसे मत मारो, ये हमारी बेटी की बीवी है, ज़बरदस्ती की बीवी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती की शादी को ख़राब करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती से ज़बरदस्ती शादी करने की। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? पहले नहीं जानता था, पहले सच में मम्मा कसम कहती हूँ नहीं जानती थी। जब तक आपकी पोती से शादी नहीं की थी तब तक नहीं जानती थी, जब तक मैंने इसे अपने घर नहीं लेके गई तब तक नहीं जानती थी। तब जब मैंने जाना, जब मैं इनके ऑफिस में कदम रखी थी जॉब के लिए, और मैं इनके पियून हूँ। तुम पागल लड़की, मेरी बेटी कहाँ, मेरी पोती इतनी बड़ी बिजनेस वूमन और तुम एक पियून। सो व्हाट, पियून के दिल नहीं होते क्या? पियून शादी नहीं करते क्या? गरीब लोगों की शादी नहीं होती? गरीब लोग प्यार नहीं करते? हाँ, वो बात अलग है। हम गरीब लोग अमीरों से प्यार कर बैठते हैं। अब हमें क्या थोड़ी पता चलता है कि गरीब है वो अमीर है, हम तो बस प्यार कर लेते हैं। बाद में पता चल जाता है ये गरीब है वो अमीर है, इसका कास्ट अलग है उसका कास्ट अलग है, वो मुस्लिम है वो हिंदू है वो सिख है वो क्रिश्चियन है, वो पता नहीं क्या है वो पता नहीं क्या है। बाद में पता चलता है, पहले तो हम प्यार कर लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है इनका कास्ट, उनकी फैमिली, उनकी बैकग्राउंड के बारे में। सच में बाद में पता चलता है, प्यार से पहले नहीं पता चलता। जब नज़रें नज़रों से मिलती है तब नहीं पता चलता, जब दिल एक दूसरे से मिलते हैं तब भी पता नहीं चलता, जब नाम भी एक दूसरे के नामों के साथ जुड़ते हैं तब भी पता नहीं चलता। लेकिन जब आप गहराइयों से जाओगे तब पता चलता है। जिस गाड़ी का मालिक मैं समझ रही थी वो गाड़ी का ड्राइवर निकला। ऐसा होता है। मेरा एक दोस्त है ना, वो एक लड़की से बेतहाशा प्यार करता है और उसके ख्याल से वो बहुत बड़ी पैसे वाली, हाँ अक्सर गाड़ियों में आती जाती रहती थी। तो बाद में पता चला वो एक मैकेनिक की बेटी थी और उसकी गाड़ी जो चलाती थी वो उसके पापा के गैरेज में बनने के लिए आते थे। वही हिसाब है हमारे साथ भी। हम प्यार करने वाले कास्ट वगैरह के बारे में नहीं सोचते, बिल्कुल भी नहीं सोचते, कतई नहीं सोचता। मैं तो बिल्कुल ना सोचूं। और जहाँ तक कास्ट की बात करें, जहाँ तक गरीब, हाँ मैं 12वीं फेल हूँ, मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, लेकिन मेरा बैकग्राउंड आपके भी बैकग्राउंड से बड़ा है, ये बात तो कन्फर्म है अंकल। अगर आपको जानना है तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, मुझे नहीं जानना। उफ, ये ज़िद्दी ना। अब पता चला मेरी बीवी को ये ज़िद कहाँ से मिली, इसे वारिस में मिली ये ज़िद। तब वहाँ पर विनीता आती है, अरे वाह जी, आपको पता चल गया, ये ज़िद हमारे वारिस ख़ानदान से हमारे यहाँ पास आई है। नहीं, तुम अलग हो, तुम बिल्कुल मुख्तलिफ हो। हाँ, दादी कहती है मैं अपने पापा पर गई हूँ और मम्मा पर दादाजी और दी गए हैं। ओके, तब पता चल गया ज़िद है ज़िद। तो मत जानिए, अगर आपको जानने का शौक़ नहीं, लेकिन जिसे जानना है शायद वो मुझे पहचान गई है। शायद आपकी नज़रें कमज़ोर हैं लेकिन इनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा नूर है। आपने मुझे पहचाना? पहचाना? बताना मत, किसी को भी मत बताना कि मैंने तुम्हें पहचाना, कि तुम कौन हो। अच्छा, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना मुझसे? मैं बता देती हूँ आपको अपने बारे में। उनके कान के पास आती है और उन्हें कहती है मेरा नाम फिज़ा कपूर है और मेरे फादर का नाम जानती हूँ और तुम्हारी मम्मा का नाम भी जानती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी नानी नाना दादा सबका नाम जानती हूँ। मत लो उसका नाम, जो है उसे रहने दो। मुझे खुशी है कि मेरी पोती से तुमने शादी की, मेरी पोती इससे बच गई, इन इंसानों से दूर रहो, मेरी दादी से। उसे एक झटके से उनसे दूर करके कहती है अरे अरे रिलैक्स वाइफी, वैसे आप इस हॉस्पिटल में कैसे? मेरा मतलब आप तो शादी में आप दोनों नहीं थे, वहाँ पर इसकी चाचा चाची थे। हाँ, हम यहाँ हॉस्पिटल में थे, मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी। जब मुझे पता चला मेरी पोती की शादी हो रही वाली है, ओह, तो सदमे से आपकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे होते हुए आप ठीक है, सब कुछ ठीक है। इनकी तबीयत मेरी शादी की वजह से नहीं, उस ओबरॉय ख़ानदान की वजह से ऐसी हुई थी। उनकी वजह से मैंने अपने डैड, अपने मॉम और यहाँ तक के दादी को कोते कोते रह गई। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये मिसेस ओबरॉय की बेटी ने मेरी मॉम डैड का एक्सीडेंट किया था। वेट अ मिनट, एक्सीडेंट? वो क्यों करेंगी तुम्हारी मॉम डैड का एक्सीडेंट? नफ़रत, दुश्मनी, ये दुश्मनी जानलेवा भी हो गई है। पता नहीं था मुझे, वो तो बाद में पता चला। अंकल ने मुझे बताया कि मेरी मॉम डैड का एक्सीडेंट के पीछे मिस्टर ओबरॉय की बेटी का हाथ है। एक मिनट, वो नहीं, ऐसा नहीं कर सकती।
उस एक्सीडेंट में शायद उनकी भी मौत हो गई ना, अच्छा हुआ वो पहले मर गई। ये जब सुनती है तो फिज़ा अपनी हाथ को पीछे करके मुट्ठी कस लेती है। तो विनीता उसके पास थी, उसके हाथ को पकड़ लेती है, तो उसे रिलैक्स होने का कहती है, रिलैक्स करने का आंखों से इशारा करती है। अगर वो नहीं मरती ना तो मैं अपने इन हाथों से उन्हें मार देती, जिनकी वजह से मैंने बचपन मेरी बहन ने अपनी बचपन को अनाथी में गुजारा, जिनकी वजह से हम लावारिस हो गए थे, जिनकी वजह से मैंने अपने मॉम डैड को एक साथ खो दिया। अगर वो ज़िंदा होती ना तो मैं अपने हाथों से उन्हें मार देती। रोशनी की बात सुनकर फ़िज़ा के दिल में दर्द हो रहा था। अब ये नया चैप्टर क्या है भाई? हाँ, नानी ने कहा था एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन नानी ने ये नहीं कहा था किन के साथ उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो अपना सर पकड़ के खड़ी हो जाती तो कहती, देखो मुझे बीच में टोकने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे दिल की बड़ा से तुम निकाल सकती हो, आई नो, लेकिन एक तरफा फैसला तो तुम्हें कर नहीं सकती ना। उस गाड़ी में तुम्हारी दादी भी तो थी, उनसे पूछो कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वो उनकी तरफ देखती है, आंखों से पूछती है, लेकिन वो कुछ खामोश थी। हाँ, बस इतना जानना चाहती हूँ। वो उनके करीब जाती है, अगर उन्होंने आपको मारा है, वो उसके कान के पास बिल्कुल आके कहती है, अगर मेरी मोम ने आपके साथ आपकी फैमिली के साथ गलत किया है तो प्लीज़ आंखों से इशारा कीजिएगा या फिर मेरा हाथ को कस के पकड़िएगा। जब मैं ये कहूँ कि मेरी मोम ने मिसेस गरेवाल ने ये किया है तो आप मिसेस गरेवाल और मिसेस ओबराय के बीच का जो एक्सीडेंट हुआ था, अगर ये उन्होंने किया है तो प्लीज़ इशारा कर दीजिएगा। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता मेरी मोम ने किसी की जान ली है, मेरा दिल किसी चीज़ के लिए नहीं मान रहा। ये तो एक और कन्फ्यूज़न मेरी ज़िंदगी में आ चुका है। अभी तो मैं अपनी मोम के लेटर को सुलझा नहीं पाई हूँ और एक और सस्पेंस आ गया कि मेरी मोम ने इसकी फैमिली को ख़त्म किया है। वेरी फनी। प्लीज़ बताइए कि ये सब मेरी मोम ने किया है, प्लीज़। तो वो हाँ कहती है ना, लेकिन जब ना की बारी आती है तो उसके हाथ पे उंगलियों का स्पर्श महसूस होता है, जैसे कि किसी ने उसकी हथेली को टच किया है। तो उसकी आंखों में जो चमक और उसके होंठों पर जो स्माइल आती है, तो बस इतना कहती है, मेरा काम हो गया, अब मुझे पता लगाने दीजिए ये आग लगाई किसने और लगाने वाला कौन है। बस इतना। मैंने कहा ना दूर रहो मेरी दादी से। क्या बात करी उनके कान में जो तुम सुनना पसंद नहीं करती, जो कोई और सुनना नहीं पसंद करता और मुझे किसी को सुनाना भी नहीं है। वही बात कर रही थी मैं तुम्हारी नानी से। दस सेट। अब मुझे अपना काम करने दो और तुम मेरी बीवी से ज़रा दूर रहना। और आपको कुछ नहीं होगा और ना आपकी नवासी को कुछ होगा। नवासी मतलब मेरी वाइफी, मेरी नानी की नवासी की बहू, उनकी बहू को कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस, नवासी की वाइफी को कुछ नहीं होगा, वादा करती हूँ आपसे। बाकी मैं खुद देख लूँगी। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती। निकलते हुए सिर्फ इतना कहती है, वाइफी आज तुम हॉस्पिटल में रहना चाहो तो मैं आ जाऊँगी, लेकिन आई थिंक इनको छुट्टी लेकर घर लेके चलते हैं। वहाँ पर हम अपने साथ रखेंगे, देखभाल करेंगे, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। नहीं, ये हमारे साथ जाएंगी। वो कुछ और कहती तब वो इंसान फिर से अंदर आता है। उसकी तरफ देखकर फिज़ा सिर्फ एक सर से लेकर पाँव तक देखती है और उनके सामने जाके खड़ी होकर कहती है, वो आपके साथ क्यों रहेंगे अंकल? जैसे कि रिश्ते में ये मेरी बीवी के दादा दादी हैं, तो इस रिश्ते में ये मेरे साथ हमारे घर में रहेंगे ना। लेकिन इनके बेटा बहू भी तो ज़िंदा हैं, वो उनके भी साथ तो रह सकते हैं। और तुम्हें बता दें, हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। तभी तो इतना कुछ हो रहा है कि फैमिली के अंदर किसी को पता भी नहीं चल रहा। तो उसे घूर के देखती, इस बात का मतलब क्या है तुम्हारा? वक्त आने पर पता चल जाएगा आपको, डोंट वरी। अब आपने तो मुझे बहू बना लिया, तो अब तो सब कुछ पता चल जाएगा। जो पर्दे में है वो भी, जो पर्दे के अंदर की गहराइयों में छुपे हैं वो भी राज। जो बहुत से राज़ें हैं आपकी नज़रों में, मेरी नज़रों में और किसी और की नज़रों में, आ जाएंगे बाहर। डोंट वरी। कौन हो तुम? ये जानने के लिए जब तक मेरी बीवी नहीं जानती तो तुम लोग कैसे जान पाओगे मैं कौन हूँ? मेरी बीवी मेरे बारे में जान ले तो मैं सबको बता दूँ मैं कौन हूँ। और मेरी बीवी को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। ये कहते हुए वो बाहर चली जाती है। तब एक मैसेज करती है, कहाँ हो तुम सब लोग, मिलना है तुम सबसे। वो ये मैसेज सेंड करके चली जाती है बाहर और बाइक ही लेती है, बहुत ज़ूम से वो जाती है समंदर के इस किनारे, उसी जगह पर जहाँ कल वो अपनी नानी से मिली थी। वहाँ जाके बैठती नहीं, बाकायदा लेट जाती है।
धूप में, हाँ अभी दोपहर के 3 बज रहे थे, धूप बहुत कड़क थी लेकिन हवाएं बहुत अच्छी सी महसूस हो रही थी उसे। और समंदर की खुशबू, जो लहरें एक दूसरे से टकरा रही थी, जैसे लहरें नहीं टकरा रही, उसके अंदर की लहरें एक दूसरे से टकरा रही है। उसके अंदर एक तूफान मच रहा था, एक ऐसा तूफान जिसका कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा था उसे। क्या करे क्या ना करे यही सोच रही थी वो, लेकिन कुछ न तो कुछ तो करना था। ये जो किताबें खुल रही हैं पुरानी सी, उनको सलूशन निकालना था। तब वहाँ पर आते हैं हिबा। फर्स्ट ऑफ ऑल हिबा आती है अपनी गाड़ी में नीलम को लेकर, फिर इसके बाद आती है कंवल, कंवल के साथ ही होता है इबाद। उन सबको देखकर कहती है क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ यार, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैंने कल किसी से प्यार किया, उससे पहली नज़र में मोहब्बत की, उससे शादी की, फिर बाद में पता चला वो मेरे नानी की बिजनेस रैगुन है। ओबराय और ओबराय और अग्रवाल की दुश्मनी के बीच में मैं हूँ, मुझे नहीं पता। अब मुझे कुछ और पता चला। क्या पता चला? वो सारी चीज़ें बताती है। क्या मतलब तुम्हारी मॉम ने उसकी फैमिली का एक्सीडेंट किया है, यही तो कन्फ्यूज़न है। लेकिन जिस तरह से रोशनी की दादी ने कहा, जैसे कि मैंने उनसे पूछा और उन्होंने जो इशारा किया, इससे तो कंफर्म है मेरी मॉम इस चीज़ में शामिल नहीं है। काम का मेरी मॉम का नाम इस्तेमाल किया गया है और मैं ये इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि कोई मेरी मोम को खूनी कह रही है, कोई मेरी मोम को अपने हाथों से मरने के लिए कह रही, जिससे मैं बेतनाशा मोहब्बत करती हूँ। उसके मुंह से मैं अपने मोम के लिए ये सुन रही हूँ और ये तक सुन रही हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ यार, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी मोहब्बत ये कह रही कि अगर वो ज़िंदा होती तो वो अपने हाथों से उन्हें मार देती। और क्या मैं खामोशी से खड़े रह के तमाशा देखती क्या? बोलो, हे रिलैक्स, तुम्हें पता तो चल गया तुम्हारी मॉम ने कुछ किया नहीं है, फिर टेंशन किस चीज़ का? यही तो बात है, यही तो पता नहीं चल रहा कि हुआ क्या है, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कुछ नहीं पता चल रहा है यार, कुछ भी नहीं। दिल की अजीब हालत हो रही है, पता ही नहीं चल रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं। मैं एक उलझन में फंस गई हूँ। मेरी मोम ने एक लेटर छोड़ा है मेरे लिए, दो दुश्मनियों को ख़त्म करने के लिए मुझे चुना है मेरी माँ ने। और जब मैं उस चीज़ के अंदर जा रही हूँ उसे सोल्व करने के लिए, और चीज़ें सामने आ रही है। एक ये विनीता को मेरी फैमिली ने किडनैप किया है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब जब ये चीज़ को ढूंढ रही हो तो दूसरी चीज़ ये सामने आई कि मेरी मोम ने रोशनी की फैमिली की एक्सीडेंट की थी जब लोग घूमने जा रहे थे या कहीं पार्टी में जा रहे थे, कुछ भी। देखो फिज़ा, जब तक तुम इनको सोल्यूशन नहीं कर सोल्व नहीं करती तुम इसी तरह उलझेगी। तो शुरुआत कहाँ से करूँ? शुरुआत वहाँ से करो जब इनकी दोस्ती हुई थी, दुश्मनी की शुरुआत हुई थी, वहाँ से करो। उस खत में यही लिखा था कि मेरे पापा की वजह से ये दुश्मनी हुई थी। 3 दोस्त हैं, रोशनी की फैमिली, मेरी फैमिली और मेरे मम्मा की फैमिली, मेरे पापा की फैमिली। मेरे फैमिली से, जैसे कि मेरे पापा की फैमिली से अब कोई रहा नहीं है, सिर्फ मेरे डैड हैं बस। उनके तो कोई है नहीं, ना दादी है ना नानी, दादा है, दोनों ख़त्म हो चुके। लेकिन रोशनी और मेरी फैमिली में मेरी नानी है और रोशनी की दादा दादी है एक, और मेरे दादाजी जो अक्सर सिर्फ एक कमरे में बंद होकर रह चुके हैं, बस वो जो कभी बाहर निकलते नहीं हैं। सॉरी, मेरे नाना जी को कह रही हूँ, जिन्हें मैं जब तक होश संभाल से पहले दादा दादा कहती थी, बाद में पता चला वो मेरे नाना जी हैं। कितनी हंसी की बातें हैं ना, क्योंकि होता है ऐसा कभी कभार। क्योंकि कभी कभार जब कोई बच्चे किसी को नाम से पुकारते तो अक्सर हम दूसरा नाम ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पड़ोसी अक्सर आते थे, मेरे नाना को दादा कहते थे, तो मुझे भी आदत पड़ गई थी ये बात कहने की, दादा दादा दादा। लेकिन जब होश संभाला, समझ में आया तो मेरे दादा नहीं, मेरे नाना है। जैसे कि मेरी फैमिली से, मेरी मम्मा की फैमिली से देखा जाए मेरे नाना नानी, और रोशनी की फैमिली से देखा जाए उनके दादा दादी। ये 2 बुज़ुर्ग बच्चे हैं। मेरे पापा की एक गलती की वजह से ये 2 रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, उनकी बुआ वो खुश है अपनी लाइफ में, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ यूएसए में सेटल है। वहीं से उनसे राब्ते में बातें होती है और मुलाकातें होती हैं, बस इतना पता है मुझे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो ढूंढो उसी से, सबसे पहले उसकी बुआ से रब्ता करो, उनसे पता लगाओ कि ये दुश्मनी की शुरुआत कैसे हुई और उनके फिर दुश्मनी जो पार्टनरशिप थी वो टूटी कैसे। शुरुआत तो इसी तरह कर सकते हैं ना हम लोग। चलो मैं ये सब सॉल्व भी कर लूँ, लेकिन ये वाली चीज़, मॉम ने एक्सीडेंट
या हो सकता है उनके दुश्मनों ने कोई ऐसा चाल चला है जिससे पूरी तरह से ये दो खानदान अलग हो चुके हो, जैसे कि तुम्हारी माँ के कंधे पर बंदूक रख के चलाया गया हो सकता है, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मैं कोशिश करूँगी पता लगाने की। बस मुझे तुम सबका सपोर्ट चाहिए यार। हम तुम्हारे साथ हैं, जब चाहो जैसे चाहो हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े रहेंगे। एवरीवन एवरी डे, जब भी कहोगी उसी वक्त हम तुम्हारे सामने आ जाएंगे। देखो जैसे अभी तुमने मैसेज किया है कि मुझे तुम लोगों की ज़रूरत है, तो हम आ गए ना। हम लोग कर लेंगे, संभाल लेंगे, डोंट वरी, संभाल लेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करें? इबाद, हाँ बोलो। तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हारे कुछ दोस्त थोड़े उस टाइप के हैं। हाँ, जैसे कि किडनैपिंग वगैरह के कुछ लोग को जानते होंगे। हाँ जानते तो हैं। तो इबा उसे घूर के देखती है। मैं उनसे मिलता नहीं हूँ, बस फ़ोन पे बात होती है, काम के सिलसिले में वैसे नहीं मिलता हूँ। तो तुम पता लगा सकते हो इस तारीख को, और तारीख देती है और तस्वीर को देती है। ये तस्वीर दिखा दो उस ग्रुप को और उसे कहो पता लगा है कि इस तारीख को इसे किसने किडनैप करवाया था। सब कुछ जैसे तुम्हें पता लगे तुम मुझे बता देना। और नीलम, तुम इस ऑफिस में काम करती हो, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसी चीज़ें तुम्हें इस ऑफिस में नज़र आएंगी जो शायद रोशनी को नज़र में ना आए, जो रोशनी शायद देख कर भी अनदेखा कर या देख नहीं पा रही है। उस चीज़ का पता लगाओ, क्योंकि टीना के साथ उसकी पार्टनरशिप है। और जहाँ तक मुझे पता है सबसे ज़्यादा शेयर्स रोशनी के हैं। तो इस शेयर्स की वजह से टीना शायद उससे शादी कर रही थी, कोई और वजह हो सकती है, मुझे नहीं पता। तो पता लगाओ इस कंपनी में कोई घोटाला वगैरह कुछ तो नहीं हो रहा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम उस पोस्ट पर हो जिस पोस्ट पर तुम आराम से वो सारी बातें चीज़ें निकाल सकती हो। और मैं काम करती हूँ। और तुम कवल, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम विनीता का ख्याल रखो। 10 सेट, मैं इस काम के लिए रखी गई हूँ क्या? देख, मुझे पता है तू विनीता के बारे में क्या सोचती, तू मेरी दोस्त है। मेरी बहन क्या सोचती है? अबे वो फर्स्ट नज़र में प्यार हो गया था इससे। झूठ बोल रही है? अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? सीरियसली? तू मेरी दोस्त है और जो काम मैं करती हूँ वो काम तू भी करती है, ये तो 100% पक्का है। अच्छा, शादी नहीं की ज़बरदस्ती मैंने, वरना मैं भी तुम्हारी लिस्ट में आ जाती। देखो, प्यार से उसे मनाओ, वो अच्छी बच्ची है, मान जाएगी। मैं उससे करती हूँ, क्या वो मुझसे कर पाएगी? देखो, प्यार को प्यार से जीता जा सकता है, नफरत से नहीं, गुस्से से नहीं। हाँ, गुस्सा करो, नॉर्मल करो, लेकिन ज़्यादा मत करना मेरी साली के साथ। वेरी फनी। ये कहकर सब लोग वहाँ बैठते, कुछ देर बैठते, फिर वो लोग निकलते अपने काम पे। रोशनी फिर पिज़्ज़ा जाती है अपने ऑफिस में, वहाँ पर जाती, जैसी जाती है तो वहाँ पर रोशनी को देखती है। उसे देख कर कहती है, आप यहाँ पर खड़े मेरे इंतज़ार कर रही थी? तो आती है, उसे पकड़ के केबिन में ला के सीधा सोफे पर दिक्का देती थी और कहती, हाउ डे यू, मेरी पीछे आने की ज़रूरत क्या थी तुम्हें? तुम मुझे फॉलो कर रही हो? और इतनी देर से कहाँ थी तुम? मैं तो 1 घंटे से ऑफिस में आके बैठी हूँ, तुम कहाँ थी, किसके साथ थी? हाय, अब मज़ा आया, बिल्कुल वाइफी वाले लुक दे रही हो स्वीट हार्ट। बीबी, पहले बात तो ये है मैं काम से बाहर गई थी अपनी बीवी के देखने के लिए, कहीं वो मुसीबत में नहीं है। दूसरी बात, हाँ, 1 घंटे की मैंने लीव की एप्लीकेशन पहले दी थी। मैंने इंफॉर्मेशन दिया था कि मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है, तो मैंने लेटर लिख के छुट्टी की दे दी थी हाफ डे के लिए। तो मैंने हाफ डे बाद आ गई हूँ अपने काम के लिए। जब मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ ऑफिस में रहकर अपना काम करो, हाँ, मैंने आपके ऑफिस को चमका दिया है। देख लीजिए चारों तरफ सब कुछ परफेक्ट उसी जगह पर मौजूद है जिस जगह पर पहले था, बस चमक रहा है। अब तो ऑफिस पूरा चमक रहा है। इतनी जल्दी कैसे की? अकेले की है, किसी को बुलाया तुमने? है, तुमने यहाँ पर चारों तरफ कैमरे लगाए ना, उस कैमरे में लगा कर देख लीजिए कि मैंने कहाँ काम क्या किया है। और वैसे भी उसे पकड़ के अपने पास खींचती तो एक झटके से उसके गोद में आ जाती है। रोशनी सीधा आ जाती है फिज़ा की गोद में और उसकी कमर की तरफ ग्रिप बना के उसे अपनी तरफ करके कहती है, तुम्हारे चेहरे पर जो जेलसी वाली फील थी, छोड़ो मुझे, मैं कुछ जेलस फील नहीं कर रही हूँ। मैं एक बॉस के तौर पर तुमसे बात कर रही हूँ। ओ ओ ओ, बॉस की लिमिट होती है ऑफिस के अंदर। मैं बाहर कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, क्या कर रही हूँ? और उसके ताइस पर हाथ फेर रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? अब तुमने हक जता लिया है तो कुछ तो मुझे भी करना चाहिए ना। अब तुम कुछ से ये सवाल कर रही हो मेरी बीवी कहाँ गई है, किसके साथ थी, तो मुझे भी तो कुछ करने दो ना।
आई प्रॉमिस, निराश नहीं करूँगी तुम्हें, पूरी तरह से प्यार करूँगी। छोड़ो मुझे। बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा छोड़ो मुझे, इससे बुरा तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है, इससे बुरा बहुत बुरा हो सकता है मेरे लिए, तो मैं इससे बुरा और बुरा होने के लिए तैयार हूँ। क्या करोगी ज़्यादा से ज़्यादा? अपने नाखून मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारोगी? वैसे भी तुम्हारे दादाजी ने बहुत ज़ोर से मारा, ये देखो नाखूनों के उंगलियों के निशान चपके थे। वैसे लड़की के हाथ में और लड़के के हाथ में फ़र्क होता है, वो भी वो अंकल के हाथों में। कितने ज़ोर से मारा है, पूरा जबड़ा हिल गया था मेरा। अच्छा किया, शुक्र करो तुम्हें जान से नहीं मारा है। उस वक्त उनके हाथ में बंदूक नहीं थी। हाँ, एक ज़माने में सुना था उनके हाथों में बंदूक हुआ करती थी। अपनी बंदूक से भी ज़्यादा प्यार करते थे, अपनी बीबी से भी ज़्यादा। तुम्हें कैसे पता? अरे यार, तुम्हारे बारे में मैंने सब कुछ पता लगा लिया है, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ नहीं पता लगा पाई। बहुत अनाड़ी हो तुम इस चीज़ में। जब तक मैं ना चाहूँ तब तक कोई भी मेरे बारे में पता नहीं लगा सकता, और मैं तो बताना चाहती हूँ और तुम सुनना ही नहीं चाहती। दूर रहो मुझसे। अरे जाने मन, जाने जिगर, जाने तमन्ना, दूर नहीं रह सकती ना तुमसे। बीवी हो, शादी की है, डंके की चोट पर की है, सबके सामने की है, दिल सीना थान के तुमसे शादी की है। तुम्हारे माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र मेरे नाम की है। हो बात अलग है, तुम पहनती नहीं हो। आज भी तुमने मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं लगाया, दिस नॉट फेयर। तुम अभी शादीशुदा हो और तुम्हें ये दोनों चीज़ें कैरी करनी नहीं चाहिए। और उससे पहले कुछ कहती, वो उसके कंधे पर आती है, उसे ज़ोर से, इतनी ज़ोर से बाइट करती है, इतनी ज़ोर से उसके कंधे पर अपने दांत गाड़ती है, और जिस तरह से उसे काटती है, एक पल के लिए उसके दोनों हाथों की पकड़ ढीली हो जाती है और एक झटके से उठती है वहाँ से। तो वो अपने कंधे, मतलब नेक की साइड में, कंधे की साइड के ऊपर थोड़ा सा वहाँ पर हाथ रख के कहती, है ये क्या था? मैंने कहा था ना मुझसे मत उलझो, नुकसान होगा, बुरा से बुरा कर सकती हूँ मैं तुम्हारे साथ। हाय, अगर यही ना चीज़ तुम प्यार से करती ना स्वीट हार्ट, दिल हार बैठती मैं इस चीज़ के लिए। जलन हो रही है, दर्द हो रहा है यार, खून भी बह रहा है। अब तो मुझे इंजेक्शन लगानी पड़ेगी। मैं डॉक्टर से क्या कहूँगी, मेरी बीवी ने इतना खूबसूरत लब बांट दिया है मुझे। गेट लॉस्ट, आई से गेट लॉस्ट। इससे पहले वो कुछ कहती तो उसके रूम में आ जाती। ओ टीना थी, टीना जैसी आती उसके हाथ में एक फ़ाइल थी, वो फाइल लाके वो कहती, यहाँ क्या हो रहा है? अरे आपको कितनी दफ़ा कहा है मैम, हम बीबीज़ हैं और बीबी रोमांस कर सकती है। और वैसे भी वो अपना हाथ उस जगह से हटाती है, थोड़ा सा अपनी शर्ट के बटन जो उसने खोल के देखा था उसे थोड़ा सा छोड़ देती है। जैसे ही वो छोड़ती है, उसके दो बटन वैसे ही खुले थे, उसके सामने के केवेज भी नज़र आ रहे थे, मतलब ब्रा की चीज़ें। तो वो झटके से रोशनी उसके पास आती है, उसकी शर्ट को खींचती है और दो बटन जो खुले थे वो बंद कर देती है। तमाशा मत करो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ओहो बीबी, इतनी पॉजिटिव है, तुम्हारे अलावा कोई और ना देखे इसलिए। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तुम्हें क्या कह रही थी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। मैं नहीं कर सकती ना गेट लॉस्ट, बात कर रही हूँ। वो क्या है ना, जब दो लोग कमरे में हो तो नॉक करके आना चाहिए, खास करके अगर दो इंसान बीबीज हो, शादीशुदा कपल हो, तो ज़्यादा नॉक करके आना चाहिए। इससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सामने वाले को भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। दस इट, इतना कहना है, बाकी तो आप समझदार हैं। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती। जैसे निकलती है तो वो आती है रोशनी के पास, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? तुम इसे पकड़ के, मैंने कहाँ पकड़ा है? और छोड़ने के सवाल क्या मतलब, डिवोर्स दे दो इसे, सीरियसली? तब वो अंदर फिर से आती है, जैसे सीरियसली सुनती है, वो पलट के से घूर के देखती है। वो आती सीधा टीना के सामने और कहती है, सीरियसली हमारी शादी को गवर्नमेंट लीगली एडवाइस नहीं मिला है, मतलब टप्पा नहीं मिला है कि ये मुझे डिवोर्स देने के लिए अदालत जाएगी, कहीं और जाएगी। इसे छोड़ने के लिए मेरी रजामंदी और इसकी रजामंदी होनी चाहिए। अगर हम चाहें तो एक दूसरे को इग्नोर करके एक दूसरे की नया लाइफ गुजार सकते हैं। मेरे जीते जीते कभी ये नहीं हो सकता। अगर तुम मुझे मारना चाहो या ये मुझे मारना चाहे, तुम मत मारना मुझे, क्योंकि शायद तुम्हारे मरने से मैं ना मरूं। लेकिन अगर ये अपनी आंखों से गोली चला ले मेरे सीने पर, हाय, उसी वक्त मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मेरे मरने के बाद ही तुम इसे हासिल कर सकते हो, मेरे जीते जी तो नहीं। और हाँ, मैं अगर मर भी गई ना, तब भी तुम मेरी बीवी के सामने आस पास भी नहीं देखोगे। मेरे मरने के बाद मैं तुम्हें भी मार दूंगी, आई प्रॉमिस, वादा करती हूँ मैं। ये कह के वहाँ से चली जाती है। तब रोशनी अपनी सीट पर बैठती तो कहती, तुम यहाँ किस काम के लिए आए थे? ये फाइल तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए थे। किस चीज़ की?
एक कम कॉन्ट्रैक्ट, एक डील है जो मैंने तुमसे कही थी, और मैंने तुमसे कहा था हमें ये डील नहीं करनी, इससे हमें नुकसान हो सकते हैं, लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हो सकते हैं। हम नुकसान देखेंगे तो फ़ायदे को, अगर हम नुकसान देंगे तो हम फ़ायदे को नज़रअंदाज कर देंगे, अगर हम फ़ायदे को देखेंगे तो नुकसान हमारे सबसे ज़्यादा होगी। देखो रोशनी, जिस तरह तुम इस कंपनी की पार्ट शेयर्स के होल्डर हो, उस तरह मैं भी हूँ। तुम हर चीज़ पर मुझे इनकार नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी किसी चीज़ पर इनकार नहीं कर रही हूँ। बस ये कहना चाहती हूँ तुम गलत चीज़ें लाती हो मेरे सामने, तो इसलिए मैं इनकार कर देती हूँ। अच्छा, मैं तुमसे ये कह रही हूँ तुम इसे छोड़ दो, उसके घर तक रहने चली गई। और मैंने भी तुमसे कहा था मैं जब तक पता न लगाऊं ये कौन है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। क्या पता ये दूसरे नुकसान में ले कर ले, और इसके घर में रहने की खास वजह ताकि मुझे इसके बारे में पता चल जाए, जो तुम नहीं पता लगा सकी, जो मैं नहीं पता लगा सकती। तो वो बताना चाहती है ना तुम्हें, अपने मुंह से तो सुन लो। मुझे उसकी बातें पर यकीन नहीं है। तो अब तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ? हाँ, तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने भी तुमसे कहा था मैं प्यार नहीं करती, लेकिन हाँ तुम्हारे प्यार की कदर करती हूँ, और इसलिए मैं तुमसे शादी कर रही थी, क्योंकि मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब तुमने मुझे प्रपोज़ किया, मैंने तुम्हें रिजेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि तुम्हारा दिल ना टूटे। लेकिन मेरे लिए शादी इम्पोर्टेंट है, तुम अच्छी तरह जानती हो। शादी के मायने